नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरपीएससी, यूपीएससी, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम या आईआईटी मेंस और एडवांस की, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? समतापीय प्रसार में परिरुद्ध आदर्श गैस अपने वातावरण में 150 जूल कार्य करती है। यहां पर दो चीज दे रखे हैं कि प्रसार हो रहा है समतापीय रूप से। समतापीय रूप से प्रसार का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट है यहां पर, ठीक है। और कोई भी आदर्श गैस अपने वातावरण के विरुद्ध कार्य कर रही है, उसका जो सराउंडिंग है उसके विरुद्ध कार्य कर रही है, और इसका मान दे रखा है 150 जूल, ठीक है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो डायग्रामेटिकली समझें, फिर लास्ट के अंदर में देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच करता है। देखिए, आपको यहां पर दे रखा है कि हमारे पास में इस प्रकार से कोई भी एक निकाय है, जैसे हमने ये कोई भी एक सिस्टम मान लिया इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में निकाय। इस निकाय के चारों ओर है हमारे पास में वातावरण। आपको क्या दे रखा है? समतापीय रूप से है। इसका मतलब हम ये कहेंगे, अगर समतापीय है तो समतापीय का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट है आपके पास में। और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, तो आप कह सकते हो कि U का मान कांस्टेंट रहेगा, आंतरिक ऊर्जा नियत रहेगी, तापमान में परिवर्तन 0 होगा और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होगा। इसका मतलब ऊष्मा गतिकी के पहले समीकरण की मैं बात करता हूं, du 0 है, तो आप ये कह सकते हो कि dq इज इक्वल्स टू होगा हमारे पास में dw। मतलब क्या हुआ? जो भी कार्य होगा वो ऊष्मा में कन्वर्ट होगा, या जो प्रदान की गई ऊष्मा होगी वो संपूर्ण रूप से कार्य में कन्वर्ट होगी, ठीक है। यहां पर आपको हिंट दे रखा है, एक तो प्रसार में भी हिंट है और साथ में कर रहा है कि वातावरण में इतना कार्य करता है। देखिए, इंग्लिश में देखें क्या लिखा है, कन्फाइंड गैस आइडियली डज इतने वर्क इन इट्स एनवायरमेंट। वातावरण पे कार्य करती है, तो वातावरण पे गैस कैसे कार्य करेगी? ये जो निकाय है ये वातावरण पे कार्य कर रहा है इस प्रकार से। वातावरण इसके चारों ओर है, तो किसी भी निकाय द्वारा वातावरण पे कार्य इस प्रकार से होता है। और अगर मान लो ये कहते वातावरण कार्य कर रहा है तो वो अंदर की ओर होता, तो आपको यहां पर दो हिंट दे रखे हैं, वातावरण के विरुद्ध कार्य कर रहा है और प्रसार बोल रहा है। दोनों ही कंडीशन के अंदर में क्या होगा? आप कहोगे जो निकाय है उसमें प्रसार होगा, उसका आयतन जो है वो इस प्रकार से बढ़ेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक सिंपल सी चीज बताइए, अगर किसी भी निकाय में कार्य हो रहा है प्रसार के रूप में, इसका मतलब dw की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। dw की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसका मतलब dq का मान भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब मुझे बताइए, dq का मान इंक्रीज होने का मतलब क्या है? ये निकाय जो है ये वातावरण से ऊष्मा का अवशोषण करेगा। अगर कोई भी निकाय प्रसार करता है तो वो अपने सराउंडिंग से ऊष्मा को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। अब ये ऑप्शन किस में मैच कर रहा है? देखिए, गैस में से 150 जूल ऊष्मा निष्कासित हो जाएगी। अब ये देखिए, निष्कासित कब होगी? जब ये निकाय जो है वो संपीड़ित होगा। संपीड़ित होगा, मान ली बात इसमें। जबकि यहां तो प्रसार हो रहा है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरा कह रहा गैस को 300 जूल ऊष्मा मिल गई है। आप कहोगे सर हमारे पास में dw जो है इसकी वैल्यू 150 जूल है, इसका मतलब dq का मान जो है वो 150 होगा। तो आप कहोगे 300 का आंकड़ा नहीं हमारे पास, सेकंड ऑप्शन गलत। थर्ड में क्या कह रहा है? कुछ भी गैस का स्थानांतरण नहीं हुआ क्योंकि प्रक्रम समतापीय है। समतापीय होने से क्या होगा? समतापीय होने से कार्य तो हो रहा है। अब कार्य होगा तो ऊष्मा या तो ये प्राप्त करेगा या ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा, तो आप कहोगे थर्ड ऑप्शन गलत। चौथे में कह रहा है गैस को 150 जूल ऊष्मा मिल गई है। बिल्कुल, प्रसार होने के दौरान में यह निकाय क्या करेगा? ऊष्मा का अवशोषण करेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, कितनी ऊष्मा अवशोषित करेगा? 150 जूल। 31 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या दे रखा आपको इसमें, एक द्विपरमाणु गैस, डायटोमिक गैस जिसका गामा दे रखा है, को किसी द्रव्यमान का दाब 2 वायुमंडलीय दाब के बराबर है
कोई भी गैस हमारे पास में डायटोमिक जिसका प्रेशर जो है वो 2 वायुमंडलीय दाब है, इसको रुद्धोष्म अवस्था में इतना संपीड़ित किया जाता है कि इसका तापमान 27 डिग्री से 927 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए। ठीक है, तो बताइए अब अंतिम अवस्था में गैस का दाब क्या होगा। यहां पर दो चीज देखिए, जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, सबसे पहले कह रहा है कि रुद्धोष्म रूप से आपको यहां हिंट मिल गया होगा, गामा दे रखा है, इसका मतलब रुद्धोष्म है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। दूसरी चीज, आपको प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में एक रिलेशन होता है हमारे पास में, जिसको हम कहते हैं P1 माइनस गामा T की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अब दो अवस्थाओं में कह रहा है ये कि पहले ऐसा था बाद में ऐसा है, तो इस फॉर्मूले को दो अवस्थाओं में लगाएं, तो P1 1 माइनस गामा T1 गामा इज इक्वल्स टू P2 1 माइनस गामा और T2 गामा। अब इसको चेंज करेंगे, उससे पहले क्या क्या डाटा दे रखे हम वो लिखते हैं। देखिए, गामा का मान आपको दे रखा है, इसमें गामा की वैल्यू हमारे पास में है 1.4। ठीक है, P1 की वैल्यू हमारे पास में है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 280 एमपी लिख देता हूं मैं इसमें। ठीक है, P2 की वैल्यू निकालनी है आपको, अंतिम दाब। T1 की वैल्यू आपको सेल्सियस में दे रखी है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 27 को 273 से प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 300 केल्विन। ठीक है, T2 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 927, इसे केल्विन में चेंज करेंगे 273, ये बन जाएगा आपके पास में 1200 केल्विन। अब देखिए, ये सारे डाटाज हम यहां रखें, उससे पहले P2 को बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं अलग। देखिए, न्यूमेरिकल का एक तरीका है, अगर आप यहीं वैल्यू रख दोगे तो न्यूमेरिकल बिखरा बिखरा सा लगेगा। पहले आप ये देखो कि P2 की वैल्यू निकालनी है, तो P2 को मैं एक साइड खींचता हूं, तो देखते हैं फिर हमारे पास में चीज क्या बनती है। ये देखिए, आपके पास ऐसा बनेगा P2 की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू, ये वाला नंबर यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे P1 1 माइनस गामा, और साथ के अंदर बन जाएगा हमारे पास में T1 अपॉन T2, और इसकी पावर बन गया हमारे पास में गामा। क्लियर। अब देखिए, हमें P2 निकालना है, तो पावर में जो 1 माइनस गामा है इसको डिवाइड कर देंगे दोनों में पावर में, तो क्या बन जाएगा P2 इज इक्वल्स टू, यहां से तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बनेगा हमारे पास में P1, और ये बन जाएगा T1 अपॉन T2, इसकी पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा। अब एग्जैक्ट टाइम है वैल्यूज पुट करने का, वैल्यू पुट कर देते हैं। P2 इज इक्वल्स टू, P1 की वैल्यू 2 है आपके पास, T1 की वैल्यू 300 डिवाइडेड बाय T2 हमारे पास में है 1200, गामा की वैल्यू 1.4 है, तो 1.4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.4, एक साथ सॉल्व करेंगे हम इसको। ये पूरा का पूरा नंबर कटा तो कितना आया, 4 आया। अब ऊपर देखिए, यहां पर 1.4 है, नीचे जब मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस 0.4 होगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 2 से काट दीजिए आप इसको, 7 बटे हमारे पास में कितना हुआ 2। अब देखिए, पावर में माइनस लिखा हुआ है, तो ये नंबर रिवर्स हो जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा P2 इज इक्वल्स टू, देखिए बच्चों, ये आएगा 2 आपके पास, 4 चला गया ऊपर, तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, और 7 के अंदर मेरे पास में है 7/2। 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स, 2 से 2 कट गया। 2 को 7 बार गुणा करना है, बच्चे गलती क्या करते हैं, 2 को 7 से गुणा कर देते हैं, 7 बार मल्टीप्लाई करना है इसको, तो आप कहोगे 5 बार करें तो 32, 6 बार करें तो 64, 7 बार करें तो 128, तो P2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 128। तो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनल प्रेशर आएगा आपके पास में 256 ATMP, 256 वायुमंडलीय दाब आएगा हमारे पास। ढूंढ ले, देखिए ये आपके पास में है 256 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 32 का करेक्ट आंसर हमारे पास में डी ऑप्शन है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में क्या है, दिए गए चित्र में एक आपको डायग्राम दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है। प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों में I तथा F बताई गई है, ये आपके पास इनिशियल पॉइंट है, ये आपके पास में फाइनल पॉइंट है, ठीक है। I पर गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है, इंटरनल एनर्जी दे रखी है I पॉइंट पे, ये जो I पॉइंट आपके पास में कितना है, ये 10 जूल मान लिया हमने, ओके। नंबर दूसरा आपसे कह रहा है
कि IAF रास्ते से अगर हम चलते हैं, कौन सा, ये IAF, इस ऊपर वाले रास्ते से अगर हम चल रहे हैं तो हमने इसको ऊष्मा दी है dq बराबर 50 जूल, ठीक है, और इस रास्ते पे जो कार्य हुआ है वो है 20 जूल, तो dw इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास में 20 जूल। मान ली बात इसमें। IBF के लिए अगर मैं इस रास्ते से चलूं तो dq का मान जो मुझे दे रखा है सवाल में वो कितना है 36 जूल, ठीक है। तो बताइए इस रास्ते में किए गए कार्य का मान कितना होगा, dw की वैल्यू निकालनी। बड़ा सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है इसमें, आपको यहां पर निकालना है du की वैल्यू। देखिए प्यारे बच्चों, आपको पता है इस रास्ते में dq का मान दे रखा है, dw का मान दे रखा है। आपसे पूछा जाए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, ऊष्मा गतिकी का पहला नियम लगाऊं तो dq मेरे पास में है 50, उसमें से 20 जूल ऊर्जा कार्य में खर्च हो चुकी है, तो शेष कितनी बची मेरे पास में, तो शेष बची मेरे पास में 30 जूल। तो मैं ये कह सकता हूं सवाल में मुझे ऐसा दे रखा है IAF, इस रास्ते की बात करता हूं मैं, IAF इस रास्ते में du की जो वैल्यू मेरे पास में है वो हो गई 30 जूल। अब बच्चा बोले सर 30 जूल का मतलब I की वैल्यू दे रखी है, F की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल सा फंडा है। यहां आपके पास में 10 जूल है और इन दोनों का अंतर अगर 30 है तो ये 40 होना चाहिए हमारे पास। क्यों, 40 में से 10 गएगा तभी तो 30 बचेगा हमारे पास में, ठीक है। और आंतरिक ऊर्जा संरक्षी होती है, जितना इस रास्ते पे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है उतना इस रास्ते पे होगा। क्यों, आंतरिक ऊर्जा पथ पर निर्भर नहीं करती, आंतरिक ऊर्जा केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करती है। तो मैं ये कह सकता हूं नीचे वाला जो पथ है इस पथ पे भी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 30 जूल होगा। तो देखिए इस वाले पथ की मैं बात करता हूं तो यहां पर du का मान मेरे पास में 30 जूल हो गया, ठीक है, और आपको dq कितना दे रखा है 36, dq का मान हमारे पास हो गया 36 जूल। तो आप कहोगे dw की वैल्यू क्या होगी, ऊष्मा गतिकी के पहले नियम से dq माइनस du इज इक्वल्स टू 36 माइनस 30, आपके पास में आएगा 6 जूल। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस पथ में किए गए कार्य का मान कितना हुआ 6 जूल। देखिए डी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट आंसर है 36 का। एक सिंपल सा फंडा था कि आंतरिक ऊर्जा संरक्षी होती है, पथ पर निर्भर नहीं करती, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ग्राफ दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें चित्र में दिखाए अनुसार 3 प्रक्रमों द्वारा एक गैस का आयतन V1 से V2 तक प्रसारित किया जाता है। यहां देखिए ये हमारे पास में यहां पर ये आयतन दे रखा है V1, प्रसारित किया जाता है V2 तक। अंतिम आयतन जो BCD से पास हो रहा है इसको क्या रखा है इसने V2। यदि UA, UB, UC और UD गैस की अवस्था ABCD पर क्रमशः आंतरिक ऊर्जाएं हैं, मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे आंतरिक ऊर्जा है UA, यहां आंतरिक ऊर्जा है UB, यहां आंतरिक ऊर्जा है हमारे पास में UC, यहां आंतरिक ऊर्जा है UD, ठीक है। आपसे ये कह रहा है आंतरिक ऊर्जाएं हो तो कौन सा कथन सही नहीं है, गलत बताना है इसमें, ठीक है। ये 4 चीजें दे रखी है आपको। कहना क्या चाह रहा है ध्यान से देखिएगा। पहले में कह रहा है कि UB माइनस UA 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि UB का मान बड़ा होना चाहिए किससे, UA से, ठीक है। दूसरे में कह रहा है कि UC और UA दोनों का अंतर 0 है, तो ये कहना चाह रहा है आपसे कि UC और UA ये दोनों आपस के अंदर में क्या होंगे, समान होंगे। चेक करेंगे अभी हम इसमें ये कहना चाह रहा है कि भाई UD का जो मान है वो लेस देन होगा किससे, हमारे पास में UA से। और इसमें तो कह रहा है कि ये सभी आंतरिक ऊर्जाओं का मान क्या होगा, सेम। तो पहले एक चीज ध्यान से देखें, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सभी ग्राफ को लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं समदाबीय में, यानी पहला प्रोसेस अगर मैं यूज करता हूं इसमें, नंबर पहला जिसे मैंने कहा समदाबीय, आइसोबैरिक की बात करता हूं। अब आप खुद देखिए, आपको यह पता करना है कि UA और UB
इनका अंतर कितना है, क्योंकि यहां पर ये पूछ रहा है कि यूबी बड़ा होगा कि यूए बड़ा होगा, क्या होगा, गलत स्टेटमेंट देखना है। तो आप मुझे बताइए समदाबीय में कांस्टेंट वैल्यू कौन रहता है, कांस्टेंट प्रेशर होगा, और आपको निकालना आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। देखिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू इज इक्वल्स टू होता है एन सीवी डी टी। अब सीवी जो हमारे पास में है उसकी वैल्यू कितनी होती है, F/2 इंटू आर डी टी। ये फंडे आपको बता चुका हूं मैं इसमें। अब हमें क्या करना है, F/2 की वैल्यू गामा के रूप में निकालनी। तो यहां एक छोटी सी मैं ट्रिक लिख देता हूं। देखो आप लोगों को पता गामा इज इक्वल्स टू होता है 1+2/f। इस नंबर को यहां शिफ्ट करो, गामा -1 इज इक्वल्स टू 2/f। तो F/2 की वैल्यू जो मेरे पास होगी वो होगी 1/γ-1। तो मैं क्या करूंगा, F/2 की जगह वैल्यू रख दूंगा इसमें γ-1। तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, देखिए ये बनेगा n, F/2 की जगह वैल्यू आ जाएगी γ-1 और ये है r dt। आराम से। तो हमने कहा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तापांतर पर निर्भर कर रहा है। अब हम ये देखेंगे कि dt की वैल्यू जो है वो कैसे निकलती है, क्योंकि आपको ये बताना है कि अंतिम आंतरिक ऊर्जा बड़ी होनी चाहिए और प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा कम होनी चाहिए। तो देखिए dt को मैं कार्य के रूप में कन्वर्ट कर दूं, मुझे इतना पता है कि प्रसार हो रहा है तो कार्य धनात्मक होगा, संपीड़न हो रहा होता तो कार्य ऋणात्मक होता। अब dt को कार्य के रूप में कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपल सी चीज। देखिए आपको पता है कि pv इज इक्वल्स टू nRT होता है, ठीक है। अब मैं दोनों साइड अवकलन करता हूं तो क्या बन जाएगा, pdv इज इक्वल्स टू nRdt। मान ली बात इसमें। अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा, pdv जो है ये कार्य होता है तो इसको मैंने लिख दिया dw इज इक्वल्स टू nRdt। देखो dt का मान यहां से उठा के यहां डालना है तो क्या बन जाएगा, dt इज इक्वल्स टू dw/nr। तो मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास में आ जाएगा du का जो मान है वो होगा हमारे पास में nr/γ-1 और dt की वैल्यू की जगह हो जाएगा dw/n इंटू r। अब आप खुद देखो nr से nr कट गया, आपके पास क्या बचा, dw/γ-1। अब ये जो du है इसको मैं क्या कह सकता हूं, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसकी जगह ये मैंने लिखा ub माइनस ua, ठीक है। अब आप खुद बताइए गामा का मान 1 से बड़ा होता है, वैल्यू पॉजिटिव। dw कार्य a से b तक किया गया कार्य धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब यहां पर जो भी वैल्यू आएगी मेरे पास में क्या होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि ub माइनस ua जो है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी। 0 से बड़ी क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रही है। तो ub माइनस ua 0 से बड़ा है, तो ub माइनस ua 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। आपको गलत स्टेटमेंट चुनना है इसमें, ठीक है। दूसरे में क्या पूछ रहा है, uc माइनस ua की वैल्यू 0 होगी। अब देखो c कौन सा हमारे पास में, यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहा है इसमें। अब a से लेकर c दो है वो तो समतापीय हमारे पास। अब मान लो मैं आपसे कहूं समतापीय में क्या होगा, तो आप कहोगे सर समतापीय में du का मान तो 0 होता है और समतापीय वाले में du क्या होगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो मैं लिखूंगा uc माइनस ua इज इक्वल्स टू 0 हुआ। तो uc माइनस ua की वैल्यू तो 0 हो रही है, तो uc माइनस ua की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, ले दे के बच्चे दो हमारे पास। ud माइनस ua की वैल्यू 0 से छोटी होगी। देखो ud माइनस ua की वैल्यू 0 से छोटी होगी, चेक कर लेते हैं इसमें। अब आप खुद कहोगे ud माइनस ua किसकी आंतरिक ऊर्जा की बात कर रहा है, रुदोष्म की। तो देखो ध्यान से, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं कर रहा हूं इसको, अच्छी तरीके से ध्यान से देखें। तो आप कहोगे अगर मान लो मैं बात करता हूं किसी रुदोष्म की, एडियाबेटिक की, तो रुदोष्म में क्या होता है, Q की वैल्यू कांस्टेंट। अगर Q की वैल्यू कांस्टेंट है तो आप कहोगे dQ का मान कितना होगा, 0 होगा। ऊष्मा गतिकी का पहला नियम लगा दो। ऊष्मा गतिकी का पहला नियम आपसे कहेगा
कि डी क्यू इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, वैल्यू जीरो डालो इसमें, जीरो इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। ठीक है, आपको डी यू चाहिए, इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस डी डब्ल्यू। माइनस का मतलब क्या है, ऋणात्मक कार्य हो रहा है। अगर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करनी है तो कार्य को कम करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मैं ये कह सकता हूं कि डी यू का मान लेस देन जीरो होगा मेरे पास। पॉजिटिव में तो ग्रेटर देन जीरो है और नेगेटिव इसका मतलब लेस देन जीरो। अब आप खुद देखिए, रुदोष में आंतरिक ऊर्जाओं में परिवर्तन ए से डी तक जा रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको डी यू की जगह यू डी माइनस यू ए इज लेस देन जीरो। अब ध्यान से देखिएगा, रुदोष में यूडी माइनस यू ए जीरो से छोटा आया है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, यूडी माइनस यू ए जीरो से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारे पास में क्या हुई, सही है। अब लास्ट चीज बची हमारे पास, यूबी यूसी और यूडी, ये कह रहा है कि ये तीनों बराबर होनी चाहिए। हमने कहा चेक कर लेते भाई बराबर है कि नहीं है। आप खुद देखिएगा इस चीज के अंदर में, आपके पास में एक तो दे रखा है समदाबीय, ठीक है, एक दे रखा है आपके पास में जिसे हम कहेंगे समतापीय, समतापीय। ठीक है, कंसेप्ट पकड़ना है, सवाल तो एग्जामिनर चेंज कर देगा, उसमें हमारे पास में आता है रुदोष। अब आप मुझे एक बात बताइए, इनमें से किसका कार्य ज्यादा है। बच्चा बोले सर हमने इतना पढ़ा है, ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो कार्य है, तो समदाबीय का एरिया ज्यादा, रुदोष समतापीय का कम, और सबसे कम है रुदोष का। तो सबसे ज्यादा कार्य किसका हुआ, समदाबीय का। तो आप कहोगे कि इसका कार्य सबसे ज्यादा है, W की वैल्यू मैक्सिमम, और इसका कार्य सबसे कम है। ठीक है, कार्य किस पे डिपेंड करता है, dW इज इक्वल्स टू dQ माइनस du। अब आप खुद देखिएगा, सबके कार्य अलग अलग हैं, तो सबकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। अब जब सबकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भिन्न भिन्न होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों सबकी अंतिम आंतरिक ऊर्जा कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, और रॉन्ग होने के कारण हमारा सही आंसर यही होगा। क्लियर, 34 का करेक्ट आंसर हमारे पास में हुआ डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ग्राफिकल फॉर्म में है, ध्यान से देखिएगा। किसी ऊष्मा गतिक निकाय को आरेख में दिखाए अनुसार एबीसीडी, यानी ए बी सी डी इस चक्र से ले जा रहे हैं, ठीक है, से गुजारा जाता। इस चक्र में गैस द्वारा निकाली गई ऊष्मा का मान बताइए। देखिए, एक तो होता अवशोषित और एक होता निकाली गई। हमने देखा कैसे चेक करते हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कार्य की। तो आप लोगों को पता है कि कार्य निकालने का मतलब क्या होता है, पीवी ग्राफ में जो भी आकृति दे रखी है उस आकृति का एरिया निकालना है। तो हम कहेंगे ए बी सी डी ए का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया, वो हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, एरिया कैसे निकालोगे, लंबाई इंटू चौड़ाई करके। लंबाई हो गया v से 3v, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3v माइनस लंबाई। चौड़ाई कितनी होगी आपके पास में, a से लेकर d तक, तो ये बन जाएगा आपके पास में 2p माइनस p। ओके, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, यहां बना आपके पास में 2v और मल्टीप्लाई करके हो गया हमारे पास में p। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, हमने कहा 2pv। मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज ग्राफ जो होता है उसका आंसर नेगेटिव में आता है, तो हम कहेंगे माइनस में। अब आप खुद देखिए, माइनस में कार्य होने का मतलब क्या है, दो कार्य होते हैं ऊष्मागत, निकाय द्वारा किया गया कार्य और निकाय पर किया गया कार्य। तो फिजिक्स बोलती है अगर कार्य ऋणात्मक है तो इसका मतलब निकाय जो है वो संपीड़ित हो रहा है, कंप्रेस्ड हो रहा है। ठीक है, कंप्रेस्ड हो रहा है, इसका मतलब निकाय पर कार्य हो रहा है, निकाय पर कार्य हो रहा है। और निकाय पर कार्य होगा तो इसका मतलब क्या होगा, निकाय जो है वो हमारे पास में ऊष्मा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा।
निकाय में जब प्रसार हो रहा है तो चारों तरफ की ऊष्मा का अवशोषण करता है, क्लियर। और निकाय में जब संपीड़न हो रहा है तो उसकी ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो ये माइनस में, कई बार बच्चे बोलते हैं सर मेरा आंसर माइनस में है, यहां पर माइनस क्यों नहीं दे रखा, क्योंकि लैंग्वेज में क्या बोला है, निकाली गई ऊष्मा का मान, तो नेगेटिव को एडजस्ट कर दिया उसने, तो निकाली गई ऊष्मा हो गई हमारे पास में 2 पीवी। 35वें का करेक्ट आंसर हमारे पास में है सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है, दिए गए पीवी डायग्राम के अनुसार एक आदर्श गैस के 3 विभिन्न प्रक्रमों द्वारा दर्शाया गया है। अब ए से लेकर बी तक 3 अलग अलग डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है ऐसे। ए से गया बी पे इस रास्ते से, ए से गया बी पे इस रास्ते से, ए से गया बी पे इस रास्ते से। ये है नंबर 1, ये वाला जो भाग हमारे पास में है ये है नंबर 1, इसको क्या दिया नंबर 2, और ये हो गया हमारे पास नंबर 3। ग्राफ इस प्रकार से जा रहा है और ए से कहां तक जा रहा है, बी तक, ठीक है। उसके बाद आपसे ये कह रहा है कि 3 अवस्थाओं में स्थिति ए से स्थिति बी तक ले जाया जाता है यदि तीनों प्रक्रमों में अवशोषित ऊष्मा Q1, Q2 और Q3 है। कहने का मतलब क्या है, आपसे ये कहना चाह रहा है कि पहले वाले प्रक्रम की बात करता हूं मैं, इसमें अवशोषित ऊष्मा हो गई Q1, दूसरा वाला प्रक्रम जो है इसमें अवशोषित ऊष्मा हो गई Q2, तीसरा वाला जो प्रक्रम है उसमें अवशोषित ऊष्मा हो गई Q3। मान ली बात इसमें। और आंतरिक ऊर्जाओं में परिवर्तन, पहले वाले में है डेल्टा U1, दूसरे वाले में है डेल्टा U2 और तीसरे वाले में आपके पास में है डेल्टा U3। प्यारे बच्चों, थ्योरी में आपको एक कंसेप्ट बता रखा है, आंतरिक ऊर्जा संरक्षी होती है, पथ पर निर्भर नहीं करती है, स्टार्टिंग और अंतिम बिंदु पर निर्भर करेगी। अब आप मुझे बताइएगा, इस डायग्राम में तीनों रास्तों का प्रारंभिक बिंदु सेम है, तीनों का अंतिम बिंदु सेम है, इसका मतलब तीनों रास्तों की आंतरिक ऊर्जा समान होगी। तो आप ये कह सकते हो कि डेल्टा U1, डेल्टा U2 और डेल्टा U3 जो है हमारे पास में, ये आपस में एक दूसरे के सेम होंगे। क्यों? क्योंकि आंतरिक ऊर्जा संरक्षी है और तीनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, पथ अलग है। अब आप कहोगे सर इन दोनों ऑप्शन में दिख रहा है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, तुक्का नहीं मारना अब इसमें। अब हम कंसेप्ट लगाएंगे Q1, Q2 और Q3। अब देखिए, डेल्टा U का मान सेम है, आपको पता ऊष्मा गतिकी का पहला नियम क्या कहता है कि डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा W प्लस हो गया हमारे पास में डेल्टा U। आपको पता है कि तीनों की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन सेम है, तो इसको मैं कांस्टेंट कह देता हूं, ठीक है। अब आप कहोगे Q का मान पूरी तरह से निर्भर करेगा कार्य पे। अब इन तीनों में से किसका कार्य ज्यादा है, जिसके द्वारा तय किया गया एरिया सबसे ज्यादा है उसका कार्य ज्यादा है। तो ऊपर वाला जो ग्राफ है उसका कार्य सबसे ज्यादा, दूसरे का कार्य सबसे कम, तीसरे का कार्य सबसे कम। तो हम ये कहेंगे डेल्टा W1 सबसे बड़ा, डेल्टा W2 उसके बाद, और लास्ट के अंदर में आएगा डेल्टा W3। अब आप खुद देखो, जिसका कार्य सबसे ज्यादा होगा आप कहोगे उसकी ऊष्मा का मान भी क्या होगा, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कार्य हमारे पास पहले के लिए है, तो पहले की ऊष्मा का मान सबसे ज्यादा। तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि Q1 का मान बड़ा होगा, Q2 का मान छोटा होगा और सबसे कम वैल्यू होगी हमारे पास में Q3 की। अब इन तीनों को मैच करना है, किसमें मैच हो रहा है, देखिए Q1 बड़ा, Q2 छोटा और सबसे छोटा हो गया हमारे पास में Q3। डी ऑप्शन रॉन्ग हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास में 36 क्वेश्चंस का। नेक्स्ट 37 बिल्कुल सिंपल सा है। क्वेश्चन में क्या कहा है, जल से वाष्प में परिणत होने में प्रयुक्त प्रक्रम, अगर मुझे पानी को स्टीम में वेपर में कन्वर्ट करना है तो कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। आप लोगों को पता है कि पानी को जब वाष्प में कन्वर्ट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होता है, तो आप ऐसे कह सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस जल जो है पानी, ये कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प में, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अवस्था परिवर्तन हो रही है और साथ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो T की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। अब T कांस्टेंट है, इसका मतलब आप कहोगे निकाय जो हमारे पास में है वो क्या होगा, समतापीय।
तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कभी भी अवस्था परिवर्तन की बात होती है तो आप ये कह सकते हो कि निकाय समतापी है। तो जल को वाष्प में बदलने के लिए जिस प्रोसेस को यूज किया जाएगा वो समतापीय होगा, यानी आइसोथर्मल। एक चीज और बताऊं मैं, आइसोथर्मल प्रोसेस जो होते हैं वो सभी स्लो प्रोसेस होते हैं। स्लो प्रोसेस, धीमी प्रक्रियाएं जो होती है उनको हम समतापीय कहते हैं। तो 37वें का हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन हुआ। ठीक, 38 देखो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन। क्या कह रखा है, किसी समतापीय प्रक्रम के लिए पीवी संसूचक आरेख में ढाल कितना होगा। यानी पीवी ग्राफ आपको दे रखा है, उस पीवी ग्राफ में आपसे स्लोप पूछा है, तो हमने कहा एक बार थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके मैं बता दूं आपको। ये देखिए, ये हमारे पास में हो गया v और ये हमारे पास में है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है इस ग्राफ का नेचर बताइए, तो आपको यह पता है कि समतापीय की बात कर रहा है, तो समतापीय में t की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और मेरे प्यारे बच्चों, t अगर कांस्टेंट है तो आदर्श गैस की इक्वेशन से PV इज इक्वल्स टू nRT, तो ये कांस्टेंट हो गया। और PV की वैल्यू कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हो P और V आपस में एक दूसरे के क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। यानी V की वैल्यू इंक्रीज होगी तो P क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये ग्राफ हमारे पास में ऐसे बनेगा। इस पॉइंट को A कह दिया, इस पॉइंट को मैंने B कह दिया। ये हमारे पास में यहां V1 और ये हमारे पास में यहां पर हुआ V2। अब आपसे पूछ रहा है इसका ढाल क्या होगा, स्लोप। तो आप लोगों को पता है मैथमेटिक्स में बेसिक चीज हम पढ़ते हैं, अगर मुझे स्लोप निकालना है तो एक सिंपल सा काम करूंगा मैं, ये जो भी मेरे पास में ग्राफ है, इस ग्राफ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, स्पर्श रेखा, ठीक है। अब स्पर्श रेखा जो है इसका एक्स अक्ष के साथ बनने वाला कोण देखो एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी होगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है, और स्लोप जो होता है ढाल वो होता है टेन थीटा। तो आप कहोगे ढाल होगा टेन थीटा, थीटा 90 से बड़ा है, इसका मतलब स्लोप की वैल्यू माइनस आएगी। तो देखो पॉजिटिव वैल्यू हो नहीं सकती, नेगेटिव हो सकती है, जीरो और इनफाइनाइट पे हम विचार करेंगे। देखिए, तो आप कहोगे स्लोप निकालना है, तो देखिए प्यारे बच्चों, मुझे निकालना टेन थीटा जो इसका ढाल होता है। और टेन थीटा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। मुझे डीपी अपॉन डीवी की वैल्यू निकालनी है। अब डीपी अपॉन डीवी की वैल्यू कैसे निकालोगे, आइडियल गैस इक्वेशन से। तो आपके पास आएगा पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। आराम से आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो हमने कहा ठीक, एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट, समतापीय में आपके पास में टी जो है इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो देखिए, तो हम कहेंगे पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब दोनों साइड हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी पीवी इज इक्वल्स टू डी, ये बन गया हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0। अब पी और वी दोनों वेरिएबल है, तो मल्टीप्लीकेशन में अगर मैं वेरिएबल करूं तो बाय वन इनका मल्टीप्लीकेशन से डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो क्या होगा, पी कांस्टेंट डीवी प्लस वी कांस्टेंट डीपी इज इक्वल्स टू 0। मुझे डीपी अपॉन डीवी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या बन जाएगा, इसको यहां शिफ्ट करें, वी डीपी इज इक्वल्स टू माइनस पी डीवी, ठीक है। यहां शिफ्ट करो इसको, डीपी अपॉन डीवी इज इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन वी। ये हमारे पास आंसर हुआ। अब ढूंढ लो ऑप्शन में कौन सा है, तो किसी भी समतापीय ग्राफ का जो ढाल होता है वो माइनस पी अपॉन वी। तो 38 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में हुआ बी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, किसी रुद्धोष्म प्रक्रम में एक गैस का दाब उसके तापमान के घन क्यूब के समानुपाती है, तो इस गैस में सीपी अपॉन सीवी का मान कितना होगा। आपको क्या कह रखा है, आपको सीपी अपॉन सीवी की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीपी अपॉन सीवी जो होता है वो तो गामा होता है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब गामा कैसे निकालोगे, उसके हिंट के लिए आपको यह दे रखा है, प्रेशर जो है उसके टेम्परेचर के क्यूब के समानुपाती है। तो मैं आपसे एक चीज कहूं कि प्रेशर और टेम्परेचर इनमें कोई रुद्धोष्म रिलेशन होता है, वो हमारे पास में क्या होगा, P1 माइनस गामा T टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये होता है, ठीक है। अब मैं एक काम करूंगा,
एक रिलेशन मुझे इसने दे रखा है पी और टी का, एक रिलेशन मैं निकालूंगा यहां से, फिर दोनों को इक्वेट करके गामा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं कैसे होता है। यहां पर मैं कहूं P1 माइनस गामा प्रपोर्शनल, इसको नीचे लिया, कांस्टेंट हटा दिया, 1 अपॉन टी की पावर गामा, इसको रिमूव करो, P प्रपोर्शनल 1 अपॉन टी, ये हो गया गामा अपॉन 1 माइनस गामा, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, तो P समानुपाती जो है T माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, फर्स्ट इक्वेशन ये। अब ये रिलेशन मैंने कैलकुलेट किया है। अब मुझे एक रिलेशन सवाल में क्या दे रखा है, आपसे कह रखा है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की पावर क्या होगा 3, इक्वेट करें तो 3 की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, तो माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू कितना हुआ 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस गामा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 गामा, इसको यहां शिफ्ट कर दो, माइनस गामा प्लस 2 गामा, सॉरी 3 गामा इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा 2 गामा इज इक्वल्स टू 3, और लास्ट गामा इज इक्वल्स टू हुआ 3 अपॉन 2, तो सीपी अपॉन सीवी गामा होता है, और गामा की वैल्यू मेरे पास में आई 3/2, तो 39 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, फिर ग्राफिकल फॉर्म में क्वेश्चन है, देखें क्या पूछ रहा है इसमें। एक गैस को चित्र में दर्शाए अनुसार ए बी सी डी इस अकॉर्डिंग चलाते हैं, ए से गए बी पे, बी से सी पे, ए पे, यानी ग्राफ चल रहा है क्लॉकवाइज, तो आंसर हमारा क्या आएगा, प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू देखो यहां क्या दे रखी है, यहां पर मुझे कह रखा है कि 10 की पावर 5 है पास्कल, वॉल्यूम मेरे पास में है 10 की घात -3 मीटर क्यूब, तो जो भी मैं ग्राफ से कार्य निकालूंगा एरिया से, उसमें ये यूनिट्स जो है ये भी मल्टीप्लाई होंगी। तो देखिए दोस्तों, आपसे कहा जाए कार्य बताइए, तो आपको पता है कार्य बराबर क्या होगा, इस ग्राफ का क्षेत्रफल ए बी सी ए, तो हम कहेंगे ग्राफ ए बी सी ए का क्षेत्रफल एरिया, ये हमारे पास में होगा इसका वर्गमूल, ठीक है। आपको पता है ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज जो होगा उसका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो हम कहेंगे 1/2 हाफ। बेस कितना देखो, यहां पर है ये 2, और यहां 6 और 8 के बीच में 7 है, तो मैं ये लिख सकता हूं 7 माइनस 2। अब ये आयतन है, और आयतन की यूनिट है 10 की पावर -3, तो मुझे यहां 7 में चिपकाना पड़ेगा 10 की पावर -3, ओके, मल्टीप्लाई। अब लंबाई निकालनी है मुझे ऊंचाई, तो ये वैल्यू है 2 पर और ये है 6 पर, तो मैं लिखूंगा 6 माइनस 2, और पावर होगी मेरे पास में 10 की घात 5। अब इनको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई 5 10 की घात -3, ये हो गया 4 10 की घात 5। देखो ये कट गया आपके पास इससे 2, 5 दूनी 10 हो गया, -3 और +5 इंटू 10 की घात हो गया 2, तो आपके पास में आएगा 1000 जूल। अब बच्चा गए सर 1000 प्लस में होगा कि माइनस में होगा, आप खुद देख लो, क्लॉकवाइज में दे रखा है, इसका मतलब इसका जो कार्य है वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो 40वां क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर हमारे पास में है सी ऑप्शन दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पर बेस्ड है। आप लोगों को अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है उसके सॉल्यूशन में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, उसका सही एक्सप्लेनेशन जो है आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल जो है इसे जरूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर का मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो इसे आज ही डाउनलोड करें। इसमें आपको सभी कोर्सेज के अनलिमिटेड कंसेप्चुअल वीडियोस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और साथ के अंदर में हर एक कंपटीशन एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।